और आप मेरे साथ देख रहे हैं पृथ्वी दत्तुल। आज की कहानी थोड़ी अजीब कहानी है। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसको पुलिस ने नहीं सुलझाया, जिसको एक प्राइवेट जासूस ने सुलझाया। हरियाणा के ज़िला यमुनानगर की ये कहानी है। एक ऐसी कहानी कि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप एक प्राइवेट जासूस के कारनामे और उसकी की गई कार्रवाइयों को आप ज़रूर सराहेंगे। शायद आपने बहुत कम केसेस ऐसे सुने होंगे कि जिनमें जासूस की मदद ली फैमिलीज़ ने। जासूस दरअसल दिल्ली, बॉम्बे जो बड़े-बड़े शहर होते हैं, इनमें लोग रिश्तों के लिए जासूस का इस्तेमाल करते हैं कि एक फैमिली जब दूसरी फैमिली की गहराइयों के बारे में जानना चाहती है, जहाँ उनके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होते, तो वो जासूस के ज़रिए से उस फैमिली का बैकग्राउंड, उस फैमिली के ताल्लुक से और जो चीज़ें किसी फैमिली को जाननी होती हैं, उनके लिए वो एक जासूस का इस्तेमाल करते हैं। जासूस उस फैमिली की जासूसी करता है कि ये फैमिली कैसी है, इनका चाल-चलन, इनका रहन-सहन कैसा है। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं, उनमें बहुत कम जासूस होते हैं या वहाँ जासूसों की जो कमाइयाँ होती हैं, वो कम होती हैं, इसलिए जासूस छोटे शहरों में बहुत कम काम करते हैं। लेकिन हरियाणा के ज़िला यमुनानगर का एक ऐसा केस जिसको एक जासूस ने बहुत ईमानदारी के साथ काम करके सुलझाया और जो कातिल थे उनको सलाखों के पीछे तक पहुँचाने में फैमिली की मदद की। आज हम ऐसी कहानी आपके साथ साझा करेंगे जिसमें रिश्तों का कत्ल है, जिसमें ऐसे एतमाद, ऐसे भरोसे का कत्ल है कि जिस पे आप ज़िंदगियाँ गुज़ारने के लिए भरोसा करते हैं। बात 2016 की है, 26 मई 2016 प्रियंका अपने घर से शोर मचाती हुई घर से बाहर निकल रही थी। आस-पड़ोस के लोग जैसे सुन रहे थे, तो लोगों को लगा कि शायद इसके साथ कुछ ज़्यादती हुई है। लोग जब उसके पास पहुँचे, उसने बताया कि मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा है और फ़ौरन आनन-फानन में लोगों ने योगेश बत्रा को, उसके शौहर को उठाया और पास में ही एक प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक जिनका था, उनके पास जाते हैं और वहाँ चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि योगेश बत्रा अब इस दुनिया में नहीं है। वहाँ से किसी हॉस्पिटल में योगेश बत्रा को नहीं ले जाया जाता क्योंकि मौत की पुष्टि हो चुकी थी और जो योगेश बत्रा की पत्नी प्रियंका थी, वो नहीं चाहती थी कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। घर लाया गया, फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को आगाह किया गया, उनको बताया गया कि योगेश बत्रा की डेथ हो गई है। जैसे ही लोग आते हैं, योगेश बत्रा चूँकि अपनी फैमिली, अपने मम्मी-पापा से अलग रहते थे, पत्नी के साथ रहते थे, तो उनके ज़हन में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि कत्ल हुआ है, किसी ने मारा है, कुछ ऐसी चीज़ें शायद शुरू में उनके ज़हन में नहीं थी। और अगर होती भी तो शायद वो आनन-फानन में इतना ज़्यादा जल्दबाज़ी या वो भी नहीं दिखाते कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए या नहीं किया जाए। पोस्टमार्टम किए बगैर 27 मई 2016 को ही योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं और थोड़े दिनों के बाद प्रियंका का बदलता रवैया देख माँ-बाप को शक ज़ाहिर होने लगता है कि शायद हमारे बेटे की नॉर्मली मौत नहीं हुई है, उसको मारा गया है। थोड़े दिनों के बाद ही प्रियंका सबसे जो बड़ा कदम उठाती है, वो ये उठाती है कि वो योगेश बत्रा का जो बिज़नेस होता है, उसको अपने हैंडओवर कर लेती है। ये चीज़ें भी कहीं न कहीं फैमिली में शक पैदा कर रही थी। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि नॉर्मली हैं, होती ही हैं, जब शौहर की डेथ हुई है तो हैंडओवर बिज़नेस वाइफ़ को ही करना है। बेटे इतने बड़े नहीं थे, 2 बच्चे थे योगेश बत्रा के जिनकी उम्रें भी 15, 16, 17 साल थी, तो उनके हैंडओवर बिज़नेस नहीं हो सकता था। योगेश बत्रा के जो पापा थे, उन्होंने ही योगेश बत्रा को वो बिज़नेस दिया था और वो अलग रहते थे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ योगेश बत्रा की अम्मी को ख़्वाब आने लगे और वो ख़्वाब में योगेश बत्रा को देखती थी कि योगेश बत्रा उन्हें कहता था कि मेरे साथ इंसाफ़ होना चाहिए, मुझे मारा गया है, मैं मरा नहीं हूँ। और उसकी अम्मी बार-बार ख़्वाब में जो चीज़ें उनके आती थी, वो योगेश बत्रा के पापा को बताया करती थी, जिनकी उम्र 70 साल के आस-पास हो चुकी थी। वो रोज़ाना उसकी बातों को सुनते थे, इग्नोर करते थे और सोचते थे कि माँ की मोहब्बत है, शायद ये चीज़ें ऐसी ही हैं और माँ अपनी मोहब्बत में इस तरीके की चीज़ें करती है कि एक जवान बेटा चला जाए जिसकी उम्र 40 के आस-पास हो, तो माँ को ज़ाहिर है कि दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी, ये चीज़ें बढ़ रही थी और उनकी बीवी पे शक भी बढ़ता जा रहा था। और उनका शक मज़ीद इसलिए बढ़ गया कि थोड़े दिनों के बाद योगेश बत्रा की जो बीवी थी प्रियंका, उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए देहरादून भेज दिया। यहाँ से शक उनका और ज़्यादा गहरा हो गया। वक़्त गुज़रा
फैमिली को ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी कि शायद बीवी ने ही हमारे बेटे का कत्ल किया। थाने में गए और थोड़े दिनों के बाद ही थाने में शिकायत दी कि हमें शक है कि शायद हमारी बीवी ने हमारे बेटे का कत्ल किया है या उसको मारा है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसकी नॉर्मली मौत नहीं हुई। पुलिस के पास चूँकि कुछ सबूत नहीं होते, पोस्टमार्टम रिपोर्टें नहीं होती, पोस्टमार्टम उनका कराया नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिसके बलबूते पुलिस कार्रवाई कर पाती। क्योंकि केस ऐसे ही जैसे बंद हो गया था, पुलिस उनको बिल्कुल रोज़ाना टाल देती थी कि हाँ, देख रहे हैं हम इसमें, लेकिन पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। और माँ बहरहाल माँ होती है, उसके मुस्तकिल मुसलसल उसके ख्वाब में योगेश बत्रा आते थे और वो फिर अपने शौहर को इस बात के लिए तैयार करती थी कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। फिर एक दिन आता है कि योगेश बत्रा के जो पापा हैं वो भी ये बात ठान लेते हैं कि कहीं न कहीं ये एक मलाल ना रह जाए कि हमने अपने हमारा बेटा कैसे गया है, हमें इसमें कुछ न कुछ करना चाहिए। और कुछ न कुछ ऐसा जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पुलिस चूँकि हाथ खड़े कर चुकी थी और पुलिस के पास कुछ ऐसे सुराग, पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत चूँकि नहीं थे कि पुलिस इसमें कार्रवाई करती, तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं, एक प्राइवेट जासूस को हायर करते हैं इस बात के लिए कि आप हम इस केस की गहराइयों को जानें, आप जानें कि क्या हमारे बेटे को मारा गया है या हमारा बेटा नॉर्मली इस दुनिया से रुखसत हुआ है। तो इस चीज़ों के लिए जब वो प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं, तो प्राइवेट जो डिटेक्टिव था, ये उनकी किस्मत कह लीजिए, उनका मुकद्दर अच्छा था कि उसके जो संपर्क थे, उसके जो कॉन्टैक्ट थे, उसकी जो टीम थी, वो ईमानदार भी थी और उनके पास सोर्सेज़ बहुत थी। कहीं तक पहुँचने के लिए उनके पास सोर्सेज़ बहुत थी और यही एक ऐसी चीज़ थी, जिसने योगेश बत्रा का जो कत्ल था, उसको उस राज़ को राज़ नहीं रहने दिया, उसने इस राज़ से पर्दा उठा दिया। 4 महीने गुज़र चुके थे, 4 महीने के बाद प्राइवेट डिटेक्टिव, प्राइवेट जासूस अपना काम शुरू कर देता है। कॉलेज से लेकर 18 साला जो शादी चली, उसको पूरा खंगाला और योगेश बत्रा और प्रियंका के आपस में जो ताल्लुकात थे, आपस के जो रिलेशन थे, उनमें मोहब्बत थी, नफ़रत थी, झगड़ा था, ये तमाम चीज़ें पड़ोसियों से, आस-पास के लोगों से उन्होंने जानना शुरू कर दी। लेकिन चीज़ें नॉर्मल रही और प्राइवेट जासूस की कुछ चीज़ें हाथ नहीं लगी। फिर वो उसके ऑफ़िस तक जाते हैं, जहाँ तक उनकी फैक्ट्रीज़ जो प्लाईवुड की उनकी इंडस्ट्री थी, वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक जासूस की टीम के लोग जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं पता चलता। प्रियंका नॉर्मली अपना ऑफ़िस आना, ऑफ़िस से चले जाना, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि उनकी कुछ चीज़ें हाथ लगे। लेकिन इस दौरान होता ये है कि जो प्राइवेट जासूस होता है, उसे पता चलता है कि प्रियंका जिम भी करती है और ये चीज़ें फैमिली ने बताई थी। लेकिन जब वो जिम में जाते हैं, तो जिम में जाके देखते हैं कि वहाँ भी चीज़ें नॉर्मल ही हैं शुरू में। लेकिन थोड़ा दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि जो जिम का ट्रेनर है, वो प्रियंका के काफ़ी क्लोज़ है, ये इनकी दोस्ती है। लेकिन ये चीज़ें भी नॉर्मल ही हैं कि जब वो जिम करने जाती है, तो हो सकता है उसके साथ वो क्लोज़ हो, दोस्ती हो जाती है। इस दौरान हुआ ये कि थोड़े दिनों के बाद जो जिम ट्रेनर था रोहित, वो प्रियंका के घर देखा गया और यहाँ से जासूस के कान खड़े हो गए और जासूस ने अपनी जासूसी यहाँ से बिल्कुल पूरी की पूरी रोहित और प्रियंका के ऊपर नज़रें जमाने में लगा दी और इनके दरमियान जो चीज़ें थी वो इकट्ठा करना शुरू कर दी। कुछ ऐसी फ़ोटोज़ सामने आई जो दोस्ती से बहुत आगे की फ़ोटोज़ थी और जासूस इन तमाम सबूतों को इकट्ठा करता रहा। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जब इस पे कड़ी नज़र रखी गई रोहित पे, तो थोड़े दिनों के बाद पता चला कि कुछ दिनों पहले रोहित का बर्थडे था और उस पे प्रियंका ने रोहित को 36 लाख की फ़ॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी। और यहाँ से जैसे प्राइवेट जासूस को यकीन हो गया था कि कहीं न कहीं इन दोनों ने मिलकर ही योगेश को कत्ल किया है, योगेश की जान ली है। लेकिन उनको और गहराइयों तक जाना था। फिर वो उसके बाद की डिटेल जानते हैं और उसकी सोर्सेज़ बहुत थी जो प्राइवेट जासूस था। उसने जिस रात ये कत्ल हुआ था, उस रात की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी, 26 मई 2016 की। तो उन्हें पता चलता है कि 26 मई 2016 को रोहित रात के 11 साढ़े 11 बजे और भी प्रियंका के घर में थे। यानी रोहित भी वहीं था और प्रियंका भी वहीं थी जिस रात योगेश बत्रा का कत्ल हुआ या योगेश बत्रा को मारा गया। अब चूँकि उनको यकीन हो गया था प्राइवेट जासूस को कि इस कत्ल में ये 2 लोग शरीक हैं। प्राइवेट जासूस ये तमाम चीज़ें जो सबूत के तौर पे इकट्ठी करता है, ये अपनी कार्रवाई मुकम्मल 3 या 4 महीने की
कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये तमाम चीज़ें फैमिली को बताता है। अब फैमिली दोबारा ये सबूत इकट्ठे करके और ये चीज़ें बता के कि उस रात रोहित वहीं था और इनकी इस तरीके की फ़ोटोज़ भी हैं, इसने इसको 36 लाख की गाड़ी भी गिफ्ट की है, जो एक दोस्त इतना बड़ा तोहफ़ा किसी दोस्त को नहीं दे सकता। और जिम में इसकी बहुत ज़्यादा करीबी चीज़ें चल रही थी। और फिर एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा कत्ल से जोड़ने वाली थी, वो ये थी कि जब योगेश का कत्ल हुआ था, उससे चंद दिन बाद ही प्रियंका ने जिम जाना शुरू कर दिया था। अब कहीं न कहीं शुरुआत में ये चीज़ें ऐसी लग रही थी कि शायद उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें खुली तो पता चला कि इसकी रोहित से करीबियाँ इतनी थी, क़ुर्बत इतनी थी कि इसने इसलिए जिम शुरू किया। तो ये तमाम चीज़ें जब सबूत इकट्ठे हुए, तो फिर पुलिस सबसे पहले प्रियंका को गिरफ्तार करती है। प्रियंका को जैसे ही गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू की जाती है, शुरू की पूछताछ में वो कुछ नहीं बताती। लेकिन फिर पुलिस वाले जब अपने हिसाब से थोड़ी-सी सख्ती से पूछते हैं, तो वो सब कुछ उगल देती है। वो बताती है कि मेरी रोहित से थोड़ी-सी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती देख योगेश बत्रा को हम पे शक हुआ और जैसे ही योगेश को शक हुआ, तो फिर हमने ठाना कि इसको रास्ते से अलग करना चाहिए। और रास्ते से अलग करने के लिए इन्होंने किया ये कि इन्होंने किराए पे कुछ कातिल हायर किए। एक का नाम सोनू था, एक और था जितेंद्र या क्या नाम का, वो दोनों यूपी से थे। इरादा ये था कि उसको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे वो बेहोश हो जाएगा और बाहर लाकर किसी जगह उसको कत्ल किया जाएगा और कत्ल करके उसको नहर में डाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कातिल अंदर आते हैं या वो रोहित अंदर आता है, तो योगेश बत्रा सोए हुए थे साढ़े 11 बजे के आसपास। प्रियंका फ़ोन करती है कि वो अब सो गए हैं, तो आप आ जाइए। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, तो पता चलता है कि उसकी आँख खुल गई और वो जब जागा हुआ होता है, तो जब 3 लोग सोनू, उसका एक साथी और रोहित और चौथी है, ये 4 आदमी हैं, वो अकेला आदमी है। तो जैसे ही वो देखता है, तो वो हक्का-बक्का रह जाता है। वो फ़ौरन जब कहता है, "ये क्या है?" तो फ़ौरी तौर पे प्रियंका कहती है कि अब इसको ज़िंदा रखना ठीक नहीं है, इसको फ़ौरन मार दिया जाए। अब 4 आदमियों के सामने एक का कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि उसको वहीं दबाया गया और उसके मुँह पे तकिया रख दिया गया। अब उसका साँस रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब इन्होंने यहाँ से प्लान चेंज किया कि इसकी शक्ल देखने से कुछ मतलब निशानात भी ऐसे नहीं हैं जिससे पता चले इसको कत्ल किया गया है। तो मैं सुबह ऐसा एक शोर मचाऊँगी, लोगों को बताऊँगी कि रात को थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई, दिल का दौरा पड़ गया और उसमें इसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ें हुई, तो फैमिली को भी नहीं लगेगा कि हाँ, इसको मारा गया कुछ, तो उन्होंने वही चीज़ें की कि उसको दिखा दिया सुबह में कि हाँ, मतलब इसको तो दिल का दौरा पड़ने से इसकी डेथ हो गई है। तो वक़्त गुज़रने के साथ ये चीज़ें फैमिली को मतलब थोड़ी-सी हर्ट करने लगी, बताने लगी कि योगेश बत्रा चूँकि जवान थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहरहाल ये दिल का दौरा किसी को भी पड़ सकता है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें योगेश बत्रा के साथ उस वक़्त नहीं हो रही थी। नॉर्मली कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे। तो जो उनको बाहर ले जाने का जो प्लान था, वो उन्होंने कैंसल कर दिया। वो इसलिए था कि यहाँ से उनको उठा के किसी जगह फेंक दिया जाएगा, सुबह गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी और वो एक गुमशुदगी उनकी एक राज़ बन के रह जाएगी और उसका कोई कभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कत्ल बहरहाल कत्ल है, कभी नहीं छुपता और ये कत्ल जब खुला, तो फिर ऐसा राज़ फ़ाश हुआ, ऐसा रिश्तों से भरोसा उठा कि यमुनानगर के अंदर खलबली मच गई। करनाल की जो सीआईए की टीम है, उसने फिर इस केस में कार्रवाइयाँ शुरू की। 25 जो गवाह हैं, उनके बयानात, उनके जो गवाहियाँ हैं वो हुई और फिर प्रियंका और रोहित दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब योगेश बत्रा इस दुनिया में नहीं है, उसके पास 2 बेटे हैं और योगेश बत्रा के जो पापा हैं, उन्होंने अपनी पोती पे भी शक ज़ाहिर किया था। उन्होंने बताया था कि जिस रात मेरे बेटे का कत्ल हुआ था या मेरे बेटे को मारा गया था, मेरी पोती भी घर में थी, तो शायद वो भी हो सकता है शरीक हो। लेकिन शायद इस पे पुलिस ने इतनी ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। बेटा जो योगेश बत्रा के, वो उस दौरान भी किसी जगह बाहर किसी स्कूल में पढ़ रहा था या किसी कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसका एक बेटा, एक बेटी अभी भी मौजूद हैं और जो कारोबार है वो शायद उन्हीं के हैंडओवर है और प्रियंका इस वक़्त जेल में है, रोहित इस वक़्त जेल में है, उसके 2 साथी और हैं, वो भी जेल में हैं। उनको शायद 10-10 या 15-15 साल की सज़ा हुई है और रोहित और प्रियंका, जिनको शायद अब उम्र कैद की सज़ा हो गई है। तो इससे इन चीज़ों से ये चीज़ समझ आती है कि जब पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल सही तरीके से नहीं करती, तो फिर प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके और प्राइवेट डिटेक्टिव ने किस तरीके से ईमानदारी से इस केस में काम किया है और किस तरीके से जो मुजरिम हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने में फैमिली की मदद की है। ये चीज़ें कहीं न कहीं बड़ी ज़बर